Good morning, students. Today we will discuss about very most important and very interesting topic, Civil Code 1804. About Civil Code 1804. Okay. Before discussing this topic, we will discuss a very small topic named Jacobean Clubs. सिविल कोड 1804 पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है सिविल कोड 1804 जैकोबियन क्लब, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. इट वाज ए पॉलिटिकल क्लब वेयर पीपुल डिस्कस्ड अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ फ्रांस. फ्रांस में क्या था, एक क्लब बना था और वहाँ पे लोग क्या होते थे, गैदरिंग. Most people gathered there and discussed about the politics of France. That club is named Jacobean Club. Okay? उस क्लब को क्या कहा गया, जैकोबियन क्लब कहा गया, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे और फ्रांस के पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस किया करते थे. अब किसी पॉलिटिक्स मतलब किसी चीज़ के बारे में हम अगर डिस्कस करते हैं तो दो चीज़ों को लेके चलते हैं, मेरिट एंड डीमेरिट. हमारे यहाँ भी पॉलिटिकल क्लब है, चाय की दुकान. अगर आप मॉर्निंग में चाय की दुकान पे चले जाओगे तो लंबा लंबा कुर्ता पहन के वहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे बहुत सारे लोग. अलग अलग पार्टी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं. कौन सा पार्टी अच्छी है, कौन सा पार्टी इस बार इलेक्शन में अच्छा करेगी, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस. तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल क्लब है वो चाय की दुकान, और फ्रांस में जो पॉलिटिकल क्लब थी जहाँ पे फ्रांस के पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस किया जाता था उसको क्या कहते थे, जैकोबियन क्लब्स. नेक्स्ट पॉइंट, नेपोलियन बोनापार्ट एंड हिज कंट्रीब्यूशन. नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही फेमस नाम है, ठीक है, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जब अपने यहाँ से चले थे तो पूरी दुनिया पे शासन करना चाहते थे. तो फ्रांस में जब इनकी एंट्री होती है तब वहाँ की स्थिति क्या होती है, इसके बारे में आप यहाँ पढ़ोगे. जब ये फ्रांस में एंट्री करते हैं, कौन, नेपोलियन, तो फ्रांस के पॉलिटिक्स में और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार का चेंजेस देखने को मिलता है, ये आप पढ़ोगे यहाँ पे. एंट्री ऑफ नेपोलियन इन फ्रांस मीन्स एंड ऑफ डेमोक्रेसी इन फ्रांस. फ्रांस में नेपोलियन की एंट्री ये रिप्रेजेंट करता है कि फ्रांस से डेमोक्रेसी क्या हो जाती है, फिनिश, समाप्त. और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9th में. पहले नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी फ्रांस में, लुई 16. उसके बाद आपका क्या आया, डेमोक्रेसी आई. फिर नेपोलियन एंट्री करता है 10th में, क्लास 10th की स्थिति में आपको देखने को मिल रहा है कि नेपोलियन एंट्री करता है. और जैसे नेपोलियन एंट्री करता है फ्रांस की जो डेमोक्रेसी थी फिर से किस में कन्वर्ट हो जाती है, नॉन डेमोक्रेसी में. मतलब नेपोलियन जैसे ही आता है फ्रांस से डेमोक्रेसी को समाप्त कर देता है. कोई इलेक्शन नहीं होगा. अब यहाँ पे शासन करने के लिए कौन आ गया है, नेपोलियन आ गया है. ये यहाँ पे क्या करेगा, शासन करेगा. द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम. नेपोलियन ने क्या किया, फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया. रिफॉर्म मीन्स सुधार होता है. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया, वहाँ पे शासन करने की जो पद्धति थी उसको उसने क्या किया, सुधारा. किसने, नेपोलियन ने. ये जो रिफॉर्म्स किया है ना, इसी रिफॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, हाँ, कोडिफाइड एज द सिविल कोड ऑफ 1804. इसी रिफॉर्म जो भी कुछ उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इम्प्रूवमेंट किया, जो भी रिफॉर्म्स किया, उसी रिफॉर्म्स को कोडिफाई किया, एक नाम दिया गया द सिविल कोड ऑफ 1804. या एक इसका और नेम दिया गया, वो क्या था, नेपोलियन कोड. ये दो नाम उसको दिए गए. तो अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होगा ना, तो 2 टाइप्स, व्हाट डू यू नो अबाउट सिविल कोड 1804 और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिविल कोड 1804. और कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए सिविल कोड 1804 के स्थान पे क्या दे देगा आपका,
तो दोनों क्या हैं, सेम है। इस चीज़ को आप माइंड में रखना। अब हम लोग देखेंगे कि सिविल कोड 1804 में है क्या और नेपोलियन ने किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया था। एक एक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला है प्राइविलेज बाय बर्थ वर रिप्लेस्ड। प्राइविलेज मीन्स होता है सुविधाएं, बाय बर्थ जन्म से जो सुविधा हमको मतलब फ्रांस में लोगों को जन्म से जो सुविधा मिली थी, उस सुविधा को उसने क्या कर दिया, हटा दिया कि जन्म से किसी के पास कोई सुविधा नहीं रहेगी, जन्म से किसी के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। जन्म से जो अधिकार मिल रहा था उसको उसने क्या किया। प्राइविलेज बाय बर्थ का मतलब आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे आप अगर पहले की थोड़ी सी हम ले लेते हैं। पहले क्या था कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी थी वो डिवाइड की गई थी, ठीक है, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में और शूद्र में, ऐसे 4 सेक्शन में। फ्रांस में 3 ही था और हमारे यहाँ क्या था, 4। तो ब्राह्मण का काम क्या होता था, टीचिंग करना, लोगों को नॉलेज देना, ज्ञान देना। क्षत्रिय का काम क्या होता था, देश की रक्षा करना, एक्सटर्नल इंटरनल जो भी था। वैश्य का काम लेन देन की प्रक्रिया करना, ठीक है। अब उस समय क्या था कि अगर कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेता था तो उसका एक ही धर्म होता था, वो क्या करेगा, शिक्षा देगा, ज्ञान देगा। ये जो प्राइविलेज है इसको हम कहते हैं प्राइविलेज बाय बर्थ। ऐसा ही कुछ प्राइविलेज फ्रांस में भी था, आपने पढ़ा था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट। तो सेकेंड स्टेट आपका जो था वो क्या था, नोबेल्टीज़। और नोबेल्टीज़ के यहाँ जो पैदा हो रहा था वो उसका क्या कर रहा था, बाय बर्थ उसको सुविधाएं मिल जा रही थी। तो इस चीज़ को उसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। किसने, नेपोलियन ने। नेपोलियन ने कहा आज से, जब से मैं यहाँ का राजा बना हूँ, तब से अब फ्रांस में कोई भी प्राइविलेज जो बाय बर्थ मिलती थी अब उसको समाप्त कर दिया गया है। तो उसके स्थान पे क्या लाया गया, इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। उन्होंने कहा एक लॉ बनेगा देश में, जो लॉ हमारा है। तो लॉ पहले से भी जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने डेमोक्रेसी बनाया था, उसी नियम में वो इम्प्रूवमेंट कर रहा था। तो उसने कहा कि अब हर व्यक्ति इन द साइट ऑफ लॉ की निगाहों में क्या है, इक्वल है, न तो कोई बड़ा है न तो कोई छोटा, एवरीवन इक्वल, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ के सामने हर व्यक्ति एकदम क्या है, बराबर है, न तो कोई बड़ा है न तो कोई छोटा। ये सिस्टम दिया किसने, नेपोलियन ने। राइट टू प्रॉपर्टी वाज पुट इन प्लेस। अगला पॉइंट उसने दिया सिविल कोड 1804 में कि प्रॉपर्टी का जो अधिकार है उसको और मजबूत बनाया उसने क्या किया, और मजबूत। मतलब हमारी प्रॉपर्टी है तो हमारे लिए क्या रहेगी, सिक्योर रहेगी, कोई दूसरा इस पर कब्जा नहीं कर सकता। राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेसमैन, आर्टिजन्स एंड वर्कर्स वर गिवन फ्रीडम इन दियर रिस्पेक्टिव। अब कंट्री को डेवलप करना भी था उसको, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रिफॉर्म कर रहा था, वो फ्रांस की जनता को कुछ दिखाना भी चाहता था। इसलिए उसने क्या किया, जो बिजनेसमैन थे, अब चाहे बड़े बिजनेसमैन हो चाहे छोटे, या फिर जो नए बिजनेसमैन उभर के सामने आ रहे थे, सबके लिए, आर्टिस्ट जो थे, पीजेंट्स, वर्कर्स जो भी लोग थे, उनको उनके फील्ड में क्या कर दिया, फ्रीडम दे दी। यू आर फ्री टू डू इन योर रिस्पेक्टिव फील्ड। आप फ्री हो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में काम करने के, आप अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में काम करने के लिए क्या है, फ्री हैं, नो ऑब्जेक्शन, कोई रोक उस पर नहीं है। नेक्स्ट, एफर्ट वर टेकन टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। अब अगला काम क्या किया उन्होंने, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। ये दो ऐसी चीज़ें होते हैं जो कंट्री के लिए क्या होता है, कंट्री के डेवलपमेंट का हम कह सकते हैं एक बैकबोन की तरह काम करता है। स्पेशली जैसे महंगाई बढ़ती है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान ट्रांसपोर्ट का भी होता है। अगर आप फैक्ट्री से कोई चीज़ निकल के आ रही है ना, तो उसकी कीमत मान लो 5 रुपया है, और वो जब आपके पास पहुंचती तो उसकी कीमत 250 रुपया हो जाती है। उसमें काफ़ी हद तक किसका रोल होता है, ट्रांसपोर्ट का होता है। किसका, ट्रांसपोर्ट का।
ओके। तो यहाँ पे क्या किया गया, उन्होंने क्या किया नेपोलियन ने कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी इम्प्रूव किया, साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस। उन्होंने वेट्स और मेजर को स्टैंडर्ड किया, अच्छा बनाया। एक कॉमन वेट एंड स्टैंडर्ड उन्होंने रखा। अलग अलग अगर वेट एंड स्टैंडर्ड रहेगा तो बिजनेस करने वाले को दिक्कत होगी। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझो कि आपके पास 10 किलो आलू है, पोटैटो, ठीक है, और 1 केजी में 1000 ग्राम, मैथ वाले बताएंगे। तो अब निवणिया में जैसे उन्होंने जौनपुर में सेल किया तो 1000 ग्राम हो गया। वही चीज़ ले जाके वो कहाँ पे मिर्ज़ापुर में सेल कर रहे हैं तो 900, ठीक है। फिर और किसी एरिया में जाके सेल कर रहे हैं तो अगर इस प्रकार से अलग अलग मेजरमेंट होगा तो जो बिजनेस करने वाले हैं उनको क्या होगा, नुकसान होगा। तो इन्होंने क्या किया, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर वर इंट्रोड्यूस। ऐसा सिस्टम बनाया कि मेजरमेंट या वेट जो है हर जगह कैसा होगा, इक्वल होगा, ताकि जो बिजनेसमैन है उनको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। ए कॉमन नेशनल करेंसी वाज इंट्रोड्यूस टू मेक मूवमेंट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आप कैपिटल। उन्होंने एक कॉमन करेंसी बना दी, नेशनल करेंसी, और कहा कि फ्रांस के किसी भी हिस्से में जाके आप बिजनेस करो, ये करेंसी आप उनको दो, अब इसी करेंसी में लेन देन की प्रक्रिया होगी। इससे पहले क्या था, वहाँ पे अलग अलग करेंसी चलती थी, अलग अलग सिस्टम था। तो लोगों को एक प्लेस से जब दूसरे प्लेस पे जाते थे तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती थी। पहले उनके करेंसी में बात करना होता था, अब हो सकता है वो महंगा भी पड़े और सस्ता। जैसे हम लोग नेपाल जाते हैं तो 100 रुपीज़ यहाँ का वहाँ के 140 रुपीज़ के इक्वल होता है, बराबर होता है। यहाँ का 100 रुपया लेके जाओगे वहाँ पे आपको 140। हालांकि नेपाल में दोनों करेंसी चलती हैं, तो आप आराम से अपना भी पैसा ले जाके नेपाल में पूरा घूम सकते हो। लेकिन अगर अमेरिका में जाना है तो पहले वहाँ पैसे को क्या करोगे, आप चेंज करोगे, उसको चेंज करने के बाद तब घूमोगे। तो नेपोलियन ने क्या किया, पूरे फ्रांस में एक कॉमन नेशनल करेंसी लगा दी, जिससे जो बिजनेसमैन थे उनको व्यापार करने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई। कहीं पर भी जाते तो वही कॉमन करेंसी में माल खरीदते थे और माल बेचते थे। क्योंकि कॉमन करेंसी है तो उसकी वैल्यू हर जगह क्या होगी, सेम होगी। All restriction of the guild on towns and cities were lifted. टाउन और सिटीज़ में जितने भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाए गए थे, बिजनेसमैन होते तो उनके ऊपर कई प्रकार के बैरियर भी लगते हैं। इन सारे बैरियर को नेपोलियन ने क्या किया, हटा दिया। हटा दिया। इसके साथ और भी उसने किया, और क्या किया, जैसे किसान थे उसके ऊपर जो भी टैक्स वगैरह था, ड्यूज वगैरह था, इन सब चीज़ों को भी उसने क्या किया, ख़त्म किया। तो ये सिविल कोड 1804 अगर देखा जाए ना फ्रांस की हिस्ट्री में, तो डेमोक्रेसी जब आई तो फ्रांस की हिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट हुआ, और जब नेपोलियन आया तो उसने भी फ्रांस की हिस्ट्री में क्या किया, और इम्प्रूवमेंट लाया। जो डेमोक्रेसी के रूल रेगुलेशन लाज थे उसमें उसने और इम्प्रूवमेंट लाया। बस उसने एक चीज़ कहा कि यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं है, कोई सरकार नहीं बनने वाली, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई स्टेट जनरल नहीं बनने वाला, यहाँ पे निर्णय लेने का काम कौन करेगा, नेपोलियन करेगा। बाकी जो रूल रेगुलेशन डेमोक्रेसी के तहत बना था उसी में उसने और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। दिस इज योर सिविल कोड 1804। क्लियर?